ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मीडिया, मनोरंजन, उद्योग और कला जगत के समागम वेव्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और भारत में इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय खेमेसारा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत सरकार की ओर से पहला एक बड़ा ग्लोबल इवेंट आयोजित होने जा रहा है 1 मई से मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स। ये समिट 1 मई से 4 मई तक मुंबई में चलेगा और इस समिट में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक खास मंच है जहां पर क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स मिलकर अपने विचारों को आपस में साझा करेंगे और यहाँ पर फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन और इसके अलावा जो ऑडियो, म्यूजिक, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और जो तकनीकी के नए क्षेत्र हैं जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, इन सभी पर फोकस होगा। और भारत में या कहें कि दुनिया में एक बहुत बड़ा जो ऑडियो विजुअल तकनीक है उसका बहुत बड़ा संगम आयोजित होने जा रहा है और इसका मकसद भी है कि भारत आगे आने वाले समय में अपनी जो क्रिएटिव पावर हाउस है उसके रूप में उभर कर सामने आ सके। तो आज हम वेब्स के इसी सम्मेलन पर चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से कि क्या कुछ इसमें होने जा रहा है और किस तरह से ये एक नए मौके प्रस्तुत करने वाला है। हमारे साथ चर्चा में स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक, विश्लेषक और पत्रकार मुर्तजा अली खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और फिल्म और एनिमेशन के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आसिफा, जो भारत में जिसका एक क्षेत्र है, उसके संस्थापक संजय खेमेसारा हमारे साथ मौजूद है चर्चा में। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता भी सीधे मुंबई से जुड़ेंगे वेब समिट के इस कार्यक्रम के सिलसिले में, तो उनसे भी हम बीच बीच में चर्चा को जारी रखते रहेंगे। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य के साथ जो उन्होंने वेब समिट 2025 के बारे में कहा। साथियों, मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। मुर्तजा साहब, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल है कि दुनिया भर के जो मीडिया और एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कई क्रिएटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो किस तरह से ये एक बड़ा मंच है और कैसे ये मनोरंजन की दुनिया में एक भविष्य के लिए नए रास्तों को खोलने की दिशा में एक बड़ा, कह सकते हैं कि स्टेप साबित होने जा रहा है? निसंदेह ये बड़ा मंच है और ये अभूतपूर्व है। इतना बड़ा हमने पहले आयोजन नहीं देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मील का पत्थर साबित हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो वर्ल्ड फेयर में जो उनकी फेमस स्पीच थी, जिसके बाद भारत की जो सभ्यता है उसको दुनिया ने एक अलग तरह से जाना, उसी तरह भारत की जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी क्रिएटिव पावर है, जो हमारे कला जगत के लिए जो हमारा नाम जाना जाता है, अब विश्व में इसको एक नई तरह से जाना जाएगा। ये जो आयोजन होने जा रहा है ये हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे क्रिएटर्स को एक नए आयाम पे लेके जाएगा और इनकी नई पहचान उभर के आएगी पूरे विश्व के पटल पर। दीपेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपकी भी दीपेंद्र प्रतिक्रिया लेंगे और वहां अभी क्या माहौल है इस बारे में भी बताएं। किस तरह से जो बहुत बड़े स्तर पर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दुनिया भर से, देश भर से पहुंचे हुए हैं और जो इस दुनिया से, तकनीकी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भागीदारी इसमें हो रही है। आप बताएं इसके महत्व के बारे में। देखिए, भारत के लिहाज से यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन में 90 देशों से अधिक के लगभग 10,000 प्रतिनिधि भाग लेने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि उद्योग संगठन फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र है 2024 में 2.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक का था और 2027 तक यह 3.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और 2047 तक भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई कार्यक्रमों में वेब सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा था कि यह सम्मेलन जो है युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है कि भारत को मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में कंटेंट निर्माण, नवाचार और निवेश के लिए
एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। देखिए, वेब्स का लक्ष्य जो है 2029 तक $50 बिलियन का बाजार खोलना है, ताकि वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में जो भारत को है एक अपनी अलग से पहचान जो है वो मिल सके। जी। कल से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में देश विदेश के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से कई दिग्गज शामिल होंगे और इस क्षेत्र को जो नई गति देने के लिए चर्चा करेंगे। मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े कई स्टार्टअप भी हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का यहाँ मौका मिलेगा। इसके अलावा एक सबसे जो महत्वपूर्ण है इस वेब समिट में, वेब्स बाजार है। और इस बिल्कुल। सम्मेलन का एक प्रमुख हिस्सा है, यह एक अनूठा ई बाजार है जो फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, विज्ञापन और रेडियो सहित मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के जो हितधारक हैं उन सबको एक साथ लेकर आता है। क्योंकि इस वेब्स बाजार में 6000 से अधिक खरीदार, 5000 से अधिक विक्रेता जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार जो है इस तरह का जो है आयोजन हो रहा है। जी, बहुत धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब हम संजय खेमीसारा जी के पास चलेंगे। संजय जी, हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्री जो है भारत में बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और जो भारत का युवा वर्ग है इस ओर बहुत रुझान के साथ अपना जो करियर है या अपनी जो रचनात्मकता है इस क्षेत्र में देख रहा है। तो ये समिट एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा एक मंच साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि चाहे भारत पवेलियन हो, वेब्स बाजार हो जिसकी अभी दीपेंद्र चर्चा कर रहे थे, और भी तमाम एग्जीबिशन है, उसमें एनिमेशन को मुख्य एक आकर्षण के तौर पर रखा गया है। ये एक पहला मंच है जहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसको एक पिलर के तौर पे शामिल किया गया है। अभी तक फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा वेटेज दिया जाता था। मीडिया सेक्टर में भी जो फ्रंट एंड चीजों को, जो कन्वेंशनल मीडिया है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित मीडिया और आजकल ओटीटी का जो चलन है, उसको ज्यादा प्रमुखता दी जाती थी। पर ये एक ऐसा आयोजन है जहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एआर, वीआर, डिजिटल मीडिया, ये सारे घटकों को इसमें शामिल किया है। क्योंकि ये एक सनराइज सेक्टर है जो बहुत तेजी से क्रिएटर्स इकोनॉमी हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और उसके जो फलक्रम पे है ये पूरा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स है। तो अलग अलग स्टेट्स ने भी इस बारे में पॉलिसीज बनाई हैं और भारत सरकार भी इस बारे में बहुत सजग होकर प्रयास कर रही है। ऑलरेडी क्रिएटर्स इकोनॉमी के तौर पे देश एक नए स्तर पे उभर रहा है। पूरे इवेंट का जो सबसे खास आकर्षण है वो है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जो मेक इन इंडिया चैलेंज की तर्ज पे भारत सरकार ने आरंभ किया था। तो पिछले 10 महीने में आप देखेंगे कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में 3 लाख के लगभग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से लाख से ऊपर लोगों ने उनके वर्क सबमिट किए। और इस समय मैं मुंबई में हूँ, तो जहाँ पे भारत सरकार ने अलग अलग देश के कोने कोने से लोगों को बुलाकर स्टे करवाया है, और ढेर सारी जो होटल्स वगैरह में या अलग अलग जगह पे ये यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा स्टे ऑर्गेनाइज किया है। और आयोजन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट जितना उत्साह प्रतिभागियों में है, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है कि दुनिया भर से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो आर्टिस्ट है, पर्टिकुलरली टेक्निकल आर्टिस्ट, जो पीछे रहते हैं पर्दे के पीछे, उनको लाइमलाइट में आने का मौका मिल रहा है और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, अवार्ड सेरेमनी हो रही है, उनके जो वर्क को सराहना मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे और वो इस आयोजन में उन बच्चों से मिलेंगे जिनके वर्क अप्रिशिएट किए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अकल्पनीय चीज है जो आज के हिंदुस्तान के युवाओं के लिए हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाली चीज है, क्योंकि ये एक सनराइज सेक्टर है और इस सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है। पर इसको लाइमलाइट मिलेगी तो इससे दूसरे भी लोग आने में इनकरेज होंगे। आदर्श के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, क्योंकि अभी संजय खेमीसारा जी ने चर्चा की थी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की, और इस तरह के चैलेंज के जरिए जो भारत की रचनात्मक सोच है उसको एक मंच पर लाने का प्रयास है। जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और जो चुनकर इसमें आए हैं, तो उनमें बहुत सारा उत्साह है। आदर्श, हमारे श्रोताओं को इस पूरे कॉम्पिटिशन के बारे में बताएं, कितना सक्सेसफुल रहा है और किस तरह से ये अब वेब्स इंडिया यानी वेब समिट तक पहुंचा है, ये पूरा जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का नतीजा। तो अगर किसी प्रतिभागी से आपकी बात हुई तो उस बारे में भी बताएं और इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सिर्फ तकनीक के लिए नहीं, बल्कि युवाओं को एक मुख्य धारा में कैसे लाए, उस पे भी केंद्र बिंदु है उसका।
और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में अभी तक 32 अद्भुत प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, एनिमेशन, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग आदि। उदाहरण के तौर पर ट्रुथ सेल हैकाथॉन जो था, उसका विषय था कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे टैकल करते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट या फिर चालू प्रसारण के समय। तो जैसे कि मैंने कुछ प्रतिभागियों से बात किया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक यंग एज में कैसे एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जैसे कि इतनी जो मुश्किल समय चल रही है मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा विश्वसनीय न्यूज जो रहती है वो उससे भी ज्यादा जो गलत खबर रहती है, झूठी खबर रहती है, वो ज्यादा जल्दी फैलती है। तो इसे शुरुआत में ही कैसे रोका जाए, उस चीज को लेकर एक अद्भुत टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है। तो उदाहरण के तौर पर ट्रुथ टेल हैकाथॉन में बहुत सारे प्रतिभागी थे, उनमें से 5 फाइनलिस्ट को चुना गया है और वो 5 फाइनलिस्ट इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के फाइनल राउंड में रहेंगे और अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। उसी के साथ साथ अन्य इसमें प्रतियोगिताएं भी है, जैसे कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ट्रेलर मेकिंग कंपटीशन, थीम म्यूजिक कंपटीशन, एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन, एआई अवतार क्रिएटर चैलेंज, एनिमे चैलेंज। और इन सब चैलेंजेस की खास बात यह है कि ये मेन स्ट्रीम चैलेंजेस नहीं है, पर युवाओं में काफी पॉपुलर है। तो इसके जरिए ना ही सिर्फ युवाओं की कला को प्रदर्शित किया जा रहा है, बल्कि इन्हें मेन स्ट्रीम में भी लाया जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग जाने कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है। तो कुल मिला के अभी तक क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सीजन में 750 फाइनलिस्ट अपने हुनर को प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे, और इसीलिए खासकर एक पवेलियन बनाया गया है जिसका नाम है क्रिएटोस्फेयर, जहाँ पे ये एआई, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सआर, वीआर, इन सब को लेकर अपनी प्रतियोगिताओं को प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आदर्श, हमसे जुड़ने के लिए। मुर्तजा साहब आपके पास आते हैं क्योंकि हम जब देख रहे हैं इसमें 100 से भी ज्यादा एग्जिबिटर्स अपनी जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाएंगे, और अगर हम इसमें कुछ नाम देखें जिसकी लिस्ट अभी हम सरकार की ओर से जारी लिस्ट के बारे में देख रहे हैं, इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, मेटा और इसके अलावा सोनी, अडोब, टाटा, बालाजी फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन और यशराज प्रोडक्शन जैसे बड़े नाम हैं। लेकिन साथ ही कुछ स्टार्टअप का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे जो रेडियो की DRM टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत रोचक स्टार्टअप है, और फ्री स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ जो डिजिटल पिक्चर्स की टेक्नोलॉजी है, इसके इनोवेटिव स्टार्टअप्स इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब बड़े मंच पर बड़े नाम और स्टार्टअप्स जो इस तकनीकी और जो मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी एक मंच पर आएंगे, तो कितना इससे एक अवसर मिलेगा इन सभी स्टार्टअप्स को, इन सभी लोगों को सामने लाने में? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम वेव्स एक्सेलरेटर है, और इसके थ्रू आपने जैसे बताया कि बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी MSME, कम्युनिटी रेडियोज वगैरह को मौका मिल रहा है अपना जो अद्भुत टैलेंट है, जो उनकी प्रतिभा है, वो विश्व पटल पे रखने की। अब इसमें सबसे खास बात ये है कि जो गैप होता है, जो एक इंडिया में जो एक क्रिएटर है उसको कैसे पता चलेगा जो उसका लेवल है वो कहाँ है, उसका असली कंपटीशन कहाँ है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो कौन सी चीजें हैं जहां से वो प्रेरणा स्रोत ले सकता है, किससे कम्पीट कर सकता है। जब ये सब एक ही मंच पे एक साथ आते हैं तो एक लेवल बनेगा कंपटीशन का, और जो कमियां हैं, जो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, उसको समझते हुए जो हमारे क्रिएटर्स हैं, हमारे जो MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वेव्स का, जो इसीलिए इसका नाम वेव एक्सेलरेटर भी है, क्योंकि ये तेजी से आगे लेके जाएगा स्टार्टअप रेवोल्यूशन को। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा ही युवा शक्ति का जो एक दर्शन किया है, मन की बात की अगर बात करें या उनके किसी भी आप चर्चा में देखेंगे, जो भी वो अक्सर युवा शक्ति का बात करते रहते, तो उस युवा शक्ति का डंका बजेगा इस बार वेव्स में, और पूरा विश्व, पूरी दुनिया जिसकी नजर इस समिट पे होने वाली है, वो इसे देखेगी, फर्स्ट हैंड दिखेगी, एक्सपीरियंस करेगी, और ये और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, कॉन्फिडेंस देगी हमारे युवाओं को, फ्यूचर स्टोरी टेलर्स को, साथ ही साथ टेक्नीशियंस को। और ये एक ऐसा जो मोमेंटम है क्रिएट करेगा आने वाले दिनों में, जो हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है, और ग्लोबली इंडिया का जो राइज हो रहा है ये एक नए आयाम पे पहुंचने वाला है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि एक नींव रहेगी, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहने वाला है, और आने वाले दिनों में ये चीज जो है ये भारत की बड़ी पहचान बनेगी क्रिएटिव स्पेस में, एंटरटेनमेंट मीडिया स्पेस में। संजय जी आपके पास आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा आकर्षण होने वाला है भारत पवेलियन, और उसमें जो एक खास एक पहलू है वो है संस्कृति और जो भारत की तकनीकी यात्रा है, उसको 4 हिस्सों में इसमें दिखाया जाएगा, श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर लीप। तो हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारत की जो प्राचीन परंपरा है
उसको अब नए तरीके से तकनीकी के जरिए दिखाया जा रहा है, जिसमें एनिमेशन भी शामिल है। किस तरह से ये जो तकनीक है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग का ही उदाहरण हम ले लें, इसकी बहुत बड़ी हमारी परंपरा रही है, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से जब इसे जोड़ा जाता है तो कितना बड़ा ये प्रयोग होता है और कैसे इसमें जो हमारे एनिमेशन के जो इनोवेटर्स हैं वो इसको एक नया रूप दे सकते हैं और कैसे वेव्स इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए, ये जो आयोजन में भारत पेवेलियन और एग्जीबिशन एरिया एक बहुत ही बड़ा आकर्षण है। और एग्जीबिशन और भारत पेवेलियन के दौरान ये जो आपने बताया कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का यूज करके और सब कुछ डिस्प्ले किया जाएगा, तो ये जैसे रामायण कई बार हमने देखी है, तो इस बार आप रामायण जो डबल नेगेटिव स्टूडियो है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम रेंडरिंग वाली, उसमें वो पिछले 2 साल से रामायण क्रिएट कर रहे हैं डीनेग एनिमेशन। तो वो उसका जो कुछ झलकियां दिखाई जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है पुरातन, जैसे आपका भीमबेटका से लेकर जो आंध्रा में और जो शेडो नाटक वगैरह होते थे, वो चीजें अब एनिमेशन के माध्यम से कही जाने लगी है। और वही सारी चीजें ये तकनीक का उपयोग करके AR VR की टेक्नोलॉजीज या डिजिटल डबल का यूज करके एकदम आकर्षक तरीके से भारत पेवेलियन के माध्यम से दिखाई जाने वाली है। जी, साथ ही साथ अपने श्रोताओं को हम ये भी जानकारी देते चलें कि यहाँ पर स्टेट पेवेलियंस भी होंगे जिसमें कि बहुत सारे राज्य हिस्सा ले रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य जो अपनी सांस्कृतिक और अपनी रचनात्मकता को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे अपने पेवेलियंस के जरिए। तो अब हम अपने संवाददाता प्रार्थना के पास चलना चाहेंगे। प्रार्थना, आप भी कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दें वेब्स समिट के बारे में कि किस तरह से 1 से 4 मई के बीच में ये एक आयोजन होने जा रहा है, और हमारे श्रोताओं को हम चाहेंगे कि आप ये भी जानकारी दें कि जैसे कि इसमें है ओपन फॉर बिजनेस डेज और पब्लिक डेज, इनको अलग अलग रखा गया है। तो क्या कुछ अगर आपके पास जानकारी हो समय से रिलेटेड कि कितने बजे और कब तक आम जनता भी अगर इसमें जाना चाहे, या फिर जो बिजनेस डेज हैं उसके समय को कैसे रखा गया है? मैं यहाँ जियो वर्ल्ड सेंटर में ही हूँ और काफी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर आज से ही काफी उत्साह और जोश का माहौल है। जो ये बिजनेस डेज वगैरह की बातें हो रही थी, तो वो पब्लिक डेज जो है 3 और 4 मई को है। अगर हम कल के इनॉग्रेशन की बात करें तो काफी यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, और कल जबकि पता चला है कि प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, तो इससे उत्साह काफी और बढ़ गया है। और जहाँ पे यहाँ की तैयारियों की बात करें तो 500,000 वर्ग मीटर में फैला है ये वेव्स का पूरा मंच, और यहाँ इंडस्ट्री के दिग्गजों को, क्रिएटर्स को, निवेशकों का स्वागत करने के लिए यह मंच अब पूरी तरह तैयार है। वेव्स की प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ 100 बड़े प्रदर्शक भाग लेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। और इनमें काफी बड़े नाम भी हमें बताए गए हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, मीटा, सोनी, रिलायंस, टाटा बालाजी फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस। तो काफी कुछ अगले 4 दिनों में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेलिब्रिटीज का नाम जब ये लोग बता रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ हमें 4 दिनों को तक देखने को मिलेंगे। और भारत पवेलियन की बात हो रही थी, इसमें बता दूं कि करीब 1470 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और इसका थीम मैं बताना चाहूंगी कि ये है कला से कोड तक। जैसा आप कह रहे थे कि यहाँ पे 4 अलग अलग जोन्स होंगे, वो हैं श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर्स लीप। एक आकर्षण जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है वो है यहाँ का गेमिंग अरेना। वेव्स 2025 का प्रमुख आकर्षण है यहाँ का गेमिंग अरेना। और गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी पिछले कुछ सालों में हमने इसे बढ़ते हुए देखा है, और भारत उसमें अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये गेमिंग अरेना काफी बड़ा यहाँ पे एक आकर्षण होने जा रहा है। इसमें बड़े प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, Dream11, क्राफ्टन, नजारा, MPL, जियो गेम्स जैसे बड़े ब्रांड यहाँ पर शामिल होने के लिए तैयार हैं। और यह अरीना जो है इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, जो कि एक सेक्टर है जो धीरे धीरे हमारे सामने हमें उभर के आएगा, वो इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के भविष्य की एक झलक देता है। वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम में गेमिंग के बढ़ते प्रभाव को भी ये अरीना काफी अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। और जो एग्जीबिशन जिसकी आप बात कर रहे थे, वो अभी तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक खुला है, 1 से 3 मई तक, और 4 मई को ये 10 बजे से लेके 5 बजे तक
जनता के लिए खुला है। धन्यवाद जी। प्रार्थना, आपके पास वेब्स बाजार के संबंध में भी कुछ जानकारी है? क्योंकि वेब्स बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण हो रहा है। इसमें व्यूइंग रूम्स हैं जहां पर की वेब सीरीज और तमाम फिल्में भी दिखाई जाएंगी, जिसमें जो हमारा फिल्म डिवीजन है उसकी भी फिल्में हैं और अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की फिल्में हैं। कुछ है जानकारी इस बारे में? जी। वेव्स बाजार जो है वो मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई भी अपनी फिल्म को पिच करना चाहता है आपके पास या मेरे पास, जैसे जो हमारे क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके पास एक अपना आइडिया है, वो अभी भी अपने फिल्म्स को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी निवेशक को बेच सकते हैं। और वहां पे अगर कोई भी उन्हें ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनके आइडिया में इन्वेस्ट कर सके, तो वो उसे अभी भी वहां पे कर सकते हैं। जहां तक बात है इवेंट की, वहां पे भी एक वेब्स बाजार होगा। वहां पर जो नए हमारे इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज हैं, या फिर बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए टैलेंट्स को मौका देगा, और जो नए हमारे टैलेंट्स हैं वो यहाँ पर अपनी आइडियाज को पिच कर सकेंगे और एक ग्लोबल स्केल पर उसकी पिचिंग कर सकेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आना चाहेंगे मुर्तजा साहब आपके पास। हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के जो मीडिया, टेक्नोलॉजी और जो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में लोग हैं, उनकी नेटवर्किंग के लिए ये एक बहुत बड़ा मंच होने वाला है। तो किस तरह से जो दुनिया भर के लोग हैं वो इसमें एक साझेदारी कर सकेंगे, एक मौका होगा आपस में नेटवर्किंग का? क्योंकि बहुत सारे जो भारत के रचनात्मक लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, वो भी जब दुनिया भर के लोगों से मिलेंगे और दुनिया के लोगों को भारत की जो एक रचनात्मक जो सोच है, ताकत है, उसका पता लगेगा, तो निश्चित रूप से एक बड़ी साझेदारी का एक मौका हो सकता है। देखिए, इसकी सोच की उपज कहाँ से हुई? मैंने आपको स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया, उसके साथ साथ डेवॉस इकोनॉमिक फोरम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा मीडियम, एक ऐसा फोरम क्यों ना बनाएं क्रिएटिव लोगों के लिए। यहाँ पे हम बायर्स की बात करते हैं, सेलर्स की बात करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं। और क्योंकि गोवा फिल्म फेस्टिवल इतना सक्सेसफुल रहा है, उसमें फिल्म बाजार इतना सक्सेसफुल रहा है, एशिया की सबसे बड़ी केस स्टडी अगर हमें देखने को मिलती है तो गोवा फिल्म बाजार रहा है। तो वहां से उन्होंने कहा कि क्यों ही सिनेमा तक हम सीमित रहें, इस बार हम गेमिंग भी लेके आते हैं। तो AVGC तो है ही, XR भी आ गया, इसमें स्पोर्ट्स भी आ गया। तो एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस है ये। अब यहाँ पे दुनिया जहान की बड़ी बड़ी, आपने पहले बताया कंपनियों के नाम बताए, कंपनियां आने वाली है, दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, भारत का बेस्ट टैलेंट जो है वो क्रिएट इन इंडिया कॉम्पिटिशन के थ्रू आने वाला है। तो सब अब एक मंच पे आ गए हैं। तो जो भारत का जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट प्रदर्शित कर रहा है, जो दुनिया जहान के खरीदने वाले हैं, बेचने वाले जो हैं, वो उस मंच पे आ गए हैं। तो अब जब आदान प्रदान होगा, नेटवर्किंग होगी, वो नेक्स्ट लेवल की नेटवर्किंग होगी। आज तक हमने इस तरह की क्रिएटिव स्फीयर में ना तो कभी हमने लेन देन देखी है, ना देखने को मिलेगी। तो नेटवर्किंग जो इस बार होने वाली है वो एक नया अभूतपूर्व एक्सपीरियंस होने वाला है सबके लिए। जो लोग बाहर से आएंगे वो इंडिया का बेस्ट ऑफ टैलेंट देखेंगे, और जो इंडिया के लोग हैं जो अपना सामान यानी कि कंटेंट लेके आए हुए हैं वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अगर स्पोर्टिंग में आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि आप लाइव मैच को एक नए तरीके का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। अगर हमारे स्टार्टअप्स के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए उनको सीड मनी चाहिए, जिसको उनको और एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए उनको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। तो हर तरह से आप देखिए, कोई आपके पास फिल्म है और आप उसको बेचना चाहते हैं, या आपके पास स्क्रिप्ट है जो आप उसको बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पे व्यूइंग रूम के थ्रू दिखा सकते हैं। गेमिंग में आप दिखा सकते हैं, स्टार्टअप्स में आप दिखा सकते हैं, म्यूजिक में वाह उस्ताद जैसे आपके पास कंपटीशन है। हमने ऑलरेडी हैकाथॉन्स की बात करी, हमने एनीमे और मांगा की भी बात करनी चाहिए। यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए वर्चुअल रियलिटी की, एक्सटेंडेड रियलिटी की। तो हर बेस यहाँ कवर कर लिया गया। यहाँ पर आ रहा था क्योंकि जो संजय जी शुरुआत में कह रहे थे ना कि पहले फिल्म और सिनेमा ही मनोरंजन का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता था, निश्चित रूप से वो है भी। लेकिन अब हमारे पास जो कंटेंट क्रिएशन है वो तकनीकी रूप से बहुत आगे पहुंचा है। जब से तकनीकी ने आगे कदम बढ़ाए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो ऑगमेंटेड रियलिटी हो, वर्चुअल रियलिटी हो, ये बहुत बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भी हमारे जो क्षेत्र में रचनात्मक युवा हैं वो आगे आकर एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं पूरे दुनिया में एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में। तो इस लिहाज से जबकि फिल्म के अलावा नए क्षेत्रों को खोलने में आपको क्या लगता है कि ये समिट एक किस तरह से एक दस्तक है या एक दरवाजा है जहां से हम प्रवेश करेंगे और आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत को एक, जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, बहुत बड़ा तकनीकी के मामले में एक पावर हाउस बना सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत का समय आ गया है और भारत का समय काफी वक्त से आया हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दशक में आप देखेंगे सिर्फ भारत का ही डंका चारों तरफ बजेगा और क्रिएटिविटी की स्कोप में ये चीज होने वाली है। और मोदी जी का विजन बहुत क्लियर था।
उन्होंने कहा हमारे क्रिएटर्स को आगे लेके आओ। आप देखिए ज्यादातर हमने देखा है एक ऐसे मंच होते हैं कि जहां पे लोग आते हैं अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, बट वो वहीं समाप्त हो जाते हैं। पर यहाँ का विजन जो है वो दूरदर्शी है। यहाँ पे सिर्फ आप अपना प्रदर्शन ही नहीं कर रहे अपने टैलेंट का, आप अपने टैलेंट को अगले स्टेप पे कैसे लेके जाएंगे। तो आपने बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया, आपने देश के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जज किया कि जो क्रिएटिव स्फीयर है इसके अंदर जो कॉम्पिटिशन है इसमें बेस्ट टैलेंट कैसे आए। हजारों लाखों लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, उसमें से आपने 750 लोगों को सेलेक्ट किया। अब उस 750 लोगों में तकरीबन 100-125 जो बेस्ट टैलेंट निकल के आएगा, उस बेस्ट टैलेंट को विश्व देखेगा। और हो सकता है हमारे युवाओं के लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आए। हो सकता है कि हमारे युवा जो हैं ये कल का हॉलीवुड, कल का बॉलीवुड, कल का क्रिएटर स्फीयर, गेमिंग की दुनिया में आप समझ ही चुके हैं भारत में एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा टैलेंट का स्कोप है। तो अगर हम ये सारा बड़ी पिक्चर देखें इसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का समय होने वाला है। जो भारत के युवा हैं उनकी प्रतिभा जो है अब पूरा विश्व समझेगा, जानेगा और उनकी प्रतिभा जो है उनको आगे लेके जाएगी। और पूरे विश्व में जैसे हमने देखा भी है भारत की जो टेक्निकल क्वालिटी रही है, जो सीईओज देखेंगे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के, गूगल का सीईओ देखें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देखें, तो सारे इंडियन ओरिजिन्स के लोग हैं। तो इंडियन टैलेंट जो है उसको मौका हमेशा से मिलता रहा है। पर इस तरह के फोरम ने क्या कर दिया है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मौका मिल रहा है। अभी ये होता था कि 5 या 10 लोगों को मौका मिलता था जो शायद लकी होते थे। तो लक मोदी जी ने इस विजन के थ्रू निकाल दिया। अब टैलेंट जो है वो बड़े वे में दूरदर्शिता के साथ आगे जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ 5 लोगों को मौका मिल रहा है, अब शायद 100 लोगों को एक साथ मौका मिलेगा। जी, हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। हम आपसे मुर्तजा साहब जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे प्रमुख आकर्षण होने वाले हैं जो इस समिट को एक लाइमलाइट में लाएंगे, जो आम लोग भी इसको देखेंगे तो लोगों को ये महसूस होगा कि ये बहुत बड़ा समिट है। आप कुछ अगर जो मुख्य आकर्षण है उस पर नजर डालना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी वहां खुद रहने वाले हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ वो एक मीटिंग शेयर करेंगे जिसमें सारे सीईओ से और जो इंडस्ट्री के जो टैलेंटेड और लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे। साथ ही साथ यंग टैलेंट के साथ मिलेंगे। पर जिन सेशंस जिन पे मेरी नजर रहने वाली है, तो एक सेशंस है जिसमें हम लेजेंड्स और लेगेसी की बात करेंगे, जैसे अक्षय कुमार जी मॉडरेट करेंगे। इसमें हमारे सारे लेजेंडरी नाम आपको देखने को मिलेंगे। रजनीकांत साहब रहेंगे, मोहनलाल रहेंगे, हेमा मालिनी जी रहेंगी, चिरंजीवी रहेंगे, मिथुन चक्रवर्ती रहेंगे। तो ये एक बहुत कमाल का सेशन रहने वाला है। आज के सुपरस्टार जो हैं वो लेजेंड्स के साथ कन्वर्सेशन में। एक और सेशन जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो सेशन करण जौहर मॉडरेट करने वाले हैं। और ये सेशन का सब्जेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आउटसाइडर टू रूलर द जर्नी। तो यहाँ पे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण रहने वाले हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि आउटसाइडर होने के बावजूद कैसे वो इंडस्ट्री में इस मकाम पे पहुंचे। और करण जौहर से ये चर्चा होगी। साथ ही साथ एक न्यू मेन स्ट्रीम की बात भी होगी कि आज जो नया मेन स्ट्रीम है वो क्या है। अगेन इसमें ग्रेट स्पीकर्स रहेंगे, राजा मौली साहब रहेंगे, AR रहमान रहेंगे, अनिल कपूर रहेंगे, आलिया भट्ट रहेंगे, विकी कौशल रहेंगे और कन्वर्सेशन में होंगे करण जौहर के साथ। इसी के साथ साथ जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं लेके, एक बहुत कमाल की जो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस होने वाली है, वो MM कीरवानी जी जो बहुत ही कमाल के RRR के ऑस्कर विनिंग कंपोजर हैं, उनकी प्रेजेंस रहने वाली है। और ये सारी चीजों के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो मिलेंगे ही, म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस भी मिलेंगे, बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, बेस्ट ऑफ इंडियन कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिएटिविटी एंड बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिएटर्स। और ये पूरा दुनिया अब नजर डाले बैठी है कि भारत दुनिया को क्या ऑफर कर सकता है। हम जानते हैं बॉलीवुड का डंका बहुत लंबे समय से बज रहा है, पर अब बॉलीवुड के भी बियॉन्ड जाके भारत की जो क्रिएटिविटी है उसको मौका मिलेगा अपनी ताकत दिखाने का। और पूरा विश्व जो है अब उसकी नजर भारत पर है। भारत जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा कार्निवल बन के इमर्ज किया है। मुझे लगता है कि वेव्स जो 2025 समिट है, ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ इसको हम कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संगम है क्रिएटिविटी और टैलेंट का। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बहुत से बड़े नाम लिए, यही एक मौका होता है जब ऐसे सम्मेलन होते हैं या वेव्स का सम्मेलन, जबकि हमारे जो सुन रहे श्रोता हैं या जो आम लोग हैं वो जब इन बड़े नामों से मिलते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ साझा होता है, जिससे कि कुछ नया निकल कर आता है। और ऐसे मंच का बेसब्री से सभी को इंतजार था और 1 मई बस अब आ ही चुकी है। और अब हम इस बहुत बड़े वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को आयोजित होता हुआ देखेंगे मुंबई में, जिसमें कि पूरी दुनिया भर से देश के कोने कोने से हम क्रिएटर्स को, इनोवेटर्स को, इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाने के साथ साथ एक जो क्रिएटिविटी है उसका समागम देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का, मेहमानों का। आप कार्यक्रम में जुड़े और वेव्स 2025 पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को अपना एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे मीडिया, मनोरंजन, उद्योग और कला जगत के समागम वेव्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और भारत में इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय खेमेसारा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।